नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। कुछ चेंजेस करे गए हैं बच्चों DSSB बोर्ड ने, और आज हम लोग यही सारी बातें DSSB बोर्ड ने जो भी चेंजेस करे हैं उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि कुछ RR यानी कि कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं हमारे DSSB में, और वो भी तीनों के तीनों स्कूल्स के लिए, यानी कि MCD के लिए भी, DOE के लिए भी और NDMC के लिए। आज हम लोग इसके ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, आपको अगर नहीं पता हो तो मैं अभी बता देता हूं, और बाकी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा भी कि DSSB ने अपनी वेबसाइट पर अपना सिलेबस जो है वो मेंशन कर दिया है। बहुत सारे बच्चों को यूं लगता था कि साइकोलॉजी में क्या पूछते हैं, नॉन टीचिंग में क्या पूछते हैं, टीचिंग में क्या पूछते हैं, TGT में क्या पूछते हैं, PGT में क्या पूछते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को आज भी इनमें प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अब DSSB ने अपनी वेबसाइट पर सारी बातें बिल्कुल एक एक करके लिख दी है। अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा। दूसरी चीज हम देखेंगे कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या क्या चीजें चेंज करी गई हैं, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, आज हम लोग PRT के पेपर, यानी कि जिनका सबसे बच्चों को, सभी बच्चों को बहुत ज्यादा इंतजार रहता है कि सर PRT की वैकेंसी कब आएगी। तो बच्चों देखो, अगर नए रूल्स अनाउंस करे गए हैं तो इट मींस ये जल्दी एग्जाम ले लेंगे। और मैं जैसा कि पहले से बता के आ रहा हूं कि अब जैसे आचार संहिता लग गई, अगर आप दिल्ली में होगे तो 25 तारीख को हमारे यहाँ पर इलेक्शंस है, तो इलेक्शंस के बाद जो है वो इसकी वैकेंसी अनाउंस हो सकती है। जैसे आपको पता होगा कि 2 तारीख से JJE के एग्जाम्स जो हैं वो होंगे। ऐसे ही आने उसी महीने में हमारे DSSB के जो हमारे LDC के जो पेपर्स हैं, यानी कि जो नॉन टीचिंग पेपर्स हैं, वो भी सारे होंगे, है ना। अब कुछ जो पॉइंट है वो क्या है, आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं कि कुछ रूल्स जो चेंज करे गए हैं वो क्या है, और ऊपर से उसके बाद हम एक बार DSSB के PRT के बारे में कुछ अलग से बातें करेंगे। सबसे पहले अगर आपको पता होगा कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दिल्ली में, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होके मिलते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक होता है हमारे पास MCD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और एक होता है हमारे पास DOE, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और एक होता है NDMC। NDMC के जो स्कूल्स होते हैं, आपको पता होगा कि खासकर हमारे कनॉट प्लेस साइड में ज्यादा होते हैं स्कूल्स वगैरह, ठीक है। DOE है, एक MCD है। बच्चों पहले क्या होता था कि जो NDMC का, जैसे अगर आपको याद होगा कि MCD का हमारा जो पेपर हुआ था वो 17/18 का, ठीक है। यानी कि 2000, जब भी कभी भी किसी भी पेपर का पोस्ट कोड होता है ना बच्चों, तो जो लास्ट में लिखा होता है वो उसका ईयर होता है। यानी कि 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी। ऐसे ही हमारी DOE में 19 में आई थी, इसके लास्ट में 19 था, और MCD के अंदर जो आई थी वो 2021 में आई थी। आपको शायद याद हो कि जो NDMC के अंदर जो 2021 में वैकेंसी आई थी, जिसकी कट ऑफ 161 चली गई थी 161, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा इसकी वैकेंसी आ जाएगी और कट ऑफ चली जाएगी। और दूसरा, DOE में जो हमारी अगर कट ऑफ्स की बात करूं तो वो हमारी 125 प्लस रहती है, और 125 क्या इवन 135 प्लस रहती है। और अगर मैं MCD की बात करूं तो इसमें 120 प्लस रहती है, ठीक है। 3 स्कूल्स होते हैं ये, और तीनों के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। MCD जब कभी भी वैकेंसी अनाउंस करता है तो ये आराम से 4 डिजिट में आपकी वैकेंसीज आती है। जैसे 4000 कुछ वैकेंसीज आई थी इसके अंदर, है ना। उसके बाद DOE में और NDMC में जो वैकेंसीज होती हैं वो 2 डिजिट में ही आ जाए, वही बहुत होता है ना। 3 डिजिट में तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, लेकिन 2 डिजिट में आती है हमेशा DOE की और NDMC की। यानी कि DSSB MCD, DSSB DOE और DSSB NDMC, इन तीनों के एग्जाम्स पहले अलग अलग लिए जाते थे, लेकिन अब क्या होगा कि इन तीनों के जो एग्जाम्स होंगे वो एक साथ होंगे। मतलब DSSB का जो बोर्ड है वो अब सिर्फ एक ही पेपर कंडक्ट करवाएगा और बच्चों से प्रेफरेंस पूछ लेगा कि आपको किस स्कूल में आपकी प्रेफरेंस होगी, या तो आपकी MCD में होगी, या तो आपकी DOE में होगी, या तो आपकी NDMC में होगी। तो मैं आपको एक पर्सनल, या फिर मैं आपको अपने सिग्मा गुरुकुल के थ्रू बता दूं कि अगर आप लोग सारे, अगर आपके घर से, जहां भी आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आपको कनॉट प्लेस की साइड, यानी कि साउथ दिल्ली की साइड, जो उस तरफ का एरिया है, अगर वो आपको पास पड़ता है तो आप NDMC में अपना प्रेफरेंस डाल सकते हैं। DOE MCD दोनों सही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि MCD की थोड़ी सी जो सैलरी होती है वो थोड़ी सी डिले आती है। मैं यूं नहीं कहूंगा नहीं आती, बिल्कुल भी, बहुत टाइम लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन आती है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी ये दिक्कत करता है। लेकिन DOE में कभी ऐसा नहीं होता। DOE की जो सैलरी होती है
बिल्कुल ऑन टाइम आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, तो ये बातें देखी हमने कि तीनों स्कूल्स की, और मैं फिर बताने जा रहा हूं अब इन तीनों स्कूल्स के जो एग्जाम्स होंगे वो एक होंगे और प्रेफरेंस पूछवाई जाएगी जैसे हम लोग एसएससी में करते हैं आज भी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तीन बातें। अब बातें करते हैं एक बार जरा कि सर इनके पीआरटी के एग्जाम की बात बता देता हूं, यानी कि जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, अब प्राइमरी टीचर्स हमारे जो हैं वो 1 से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो हमारे सारे प्राइमरी टीचर्स हैं। अब प्राइमरी टीचर्स के लिए कुछ बातें बच्चों पता होनी चाहिए, जो कि अब मैं कुछ बातें तो पहले की है जो कि ऑलरेडी बच्चों को पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं पूरी वीडियो देख लेना, और दूसरी कुछ बातें इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। सबसे पहली बात जरा शुरू करते हैं, पॉइंट नंबर ए में ये है कि पीआरटी का एग्जाम देने के लिए सबसे पहले तो आपके पास 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, बट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। कोई भी गवर्नमेंट बोर्ड यानी कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए जिससे आपकी 12th कंप्लीट हो, और वो 12th जो हो वो आपकी विद 50% होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके 50% से कम मार्क्स है, पहले ये 45% हुआ करता था, अब ये 50% है, 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके किसके पीआरटी का एग्जाम देने के लिए। यानी कि पीआरटी तो डायरेक्ट एग्जाम नहीं दोगे, उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा, अभी मैं तीसरे पे यही बताऊंगा। ठीक है भाई, तो मान के चलते आपकी 12th पास होगी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, आपके 50% नंबर आ गए। अब आपका स्टेप 3 आएगा, यानी कि ये हमारा स्टेप 1 था पीआरटी टीचर के लिए, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप हमारे पास 3 है। अब स्टेप 3 क्या बोलता है कि आपको डीएलएड या फिर जेबीटी, अलग अलग स्टेट की बात है, दिल्ली की बात करोगे तो डीएलएड बोलते हैं, हरियाणा की बात करेंगे तो जेबीटी बोलते हैं। आपके पास डीएलएड का कोर्स होना चाहिए जो कि हमारा कितने साल का होता है, 2 साल का, यानी कि 2 इयर्स का हमारा डीएलएड का कोर्स होता है। दिल्ली में इसको डीएलएड बोलते हैं और हरियाणा में इसको जेबीटी बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम है, दोनों में सेम पढ़ाई है। तो आपके पास डीएलएड होनी चाहिए 2 साल की, और अगर आप डीएलएड परसुइंग हैं तो भी आप पीआरटी का फॉर्म नहीं भर सकते, ध्यान रखना। ठीक है ना, आपके पास डीएलएड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इसके जस्ट साथ में आपको एक पेपर देना पड़ेगा, और वो पेपर होता है सीटेट पेपर 1। क्या होता है, सीटेट पेपर 1। लेकिन सीटेट पेपर 1 आप परसुइंग में दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की अभी 12th कंप्लीट हुई यानी कि 2024 में, ठीक है, और उसी बच्चे ने क्या करा, 2024 में ही एडमिशन ले लिया डीएलएड के किसी कॉलेज में। तो जैसे डीएलएड के कॉलेज में एडमिशन लिया तो ये वाला तो फॉर्म भर ही नहीं सकते क्योंकि ये वाला फॉर्म तो जा चुका है सीटेट का। लेकिन जो दिसंबर में सीटेट आएगा वो बच्चा आराम से वो सीटेट का एग्जाम दे सकता है, यानी कि सीटेट का एग्जाम परसुइंग में आराम से दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं सीटेट के लिए 1-2 बातें आपको ढंग से बता देता हूं, ध्यान से सुनना। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 होते हैं सीटेट के, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जेबीटी वाले बच्चे करते हैं यानी कि डीएलएड वाले, और पेपर 2 जो होता है वो बीएड वाले बच्चे करते हैं जो टीजीटी बनते हैं आगे जाके। और पीजीटी के लिए टीचर की जरूरत, सीटेट की जरूरत नहीं होती है। पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर्स और बीएड होनी चाहिए, टीजीटी के लिए आपके पास बीएड और पेपर 2 होना चाहिए, और पीआरटी के लिए आपके पास डीएलएड और सीटेट होना चाहिए। अब इसमें देखा होगा आपने, एक जनरल कैटेगरी होती है यानी कि यूआर, और एक अदर कैटेगरी होती है। जनरल कैटेगरी में हमें 90 मार्क्स लेने होते हैं और अदर कैटेगरी में हमारे पास 82 मार्क्स लेने होते हैं। एक बात मैं आपको जरा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई बच्चा मान के चलते हैं आउट ऑफ स्टेट का है, आउट ऑफ दिल्ली का है, जैसे कोई बच्चा हरियाणा का नहीं है, सॉरी राजस्थान का है, क्योंकि हरियाणा में तो एचटेट होता है और क्या नाम है हमारा, राजस्थान में हमारा आरटेट होता है। अब कहने का मतलब क्या है कि मान के चलते हैं कि किसी बच्चे का जो राजस्थान से बिलोंग करता है उसने सीटेट का पेपर दिया और उसके पास कैटेगरी है, और कैटेगरी होने के लिए उसके पास 85% उसके आ गए, मतलब 85 मार्क्स आ गए, सॉरी परसेंटेज नहीं आए, 85 मार्क्स आ गए, यानी कि उसने अपनी कैटेगरी के लिए, कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीटेट क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन आप खुद बताइए, जब कोई बच्चा राजस्थान का है अगर वो दिल्ली आके फॉर्म भरेगा तो अदर स्टेट से कोई बच्चा जब आता है तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होता है। इसीलिए जनरल कैटेगरी में काउंट होने की वजह से उनका पास जो सीटेट होना चाहिए वो 90 मार्क्स से क्लियर होना चाहिए। ये ध्यान रखे सही बच्चे। अगर कोई बच्चा दिल्ली का है, कोई बच्चा हरियाणा का है और उनके पास कोई कैटेगरी है और वो कोई यूपी का
का फॉर्म भर रहे हैं या किसी अदर स्टेट का फॉर्म भर रहे हैं और उनके पास बेशक कैटेगरी हो लेकिन वो दूसरे स्टेट में जाते ही वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि स्टेट जो होता है वो पहले उनको प्रेफरेंस देता है जो जिनके वो वहां के सिटीजन है, जो लोग वहां पर रहते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि यूआर जो है 90 ये उन्हीं के लिए है जो दिल्ली में रहते हैं। अगर कोई बाहर का रहता है जिनके पास कैटेगरी है दिल्ली में रहते हैं वो 82 मार्क्स ले ले, बिल्कुल सही है। बाकी सीटेट में यार 82 मार्क्स से ज्यादा ले सकते हो आप, अगर सीटेट ढंग से थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा दिमाग लगा कर पेडागोजी को समझ लो तो आप आराम से इसमें 100 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट बात क्या देख ली कि भाई सीटेट में पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद जैसे आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 4 में कि आपके पास अब कंप्लीट डीएलएड हो गई, यानी कि अगर मैं बात करूं आपकी डिप्लोमा आपके पास आ गया, यानी कि कंप्लीट डिप्लोमा हो गया, प्लस आपके पास सीटेट का पेपर 1 हो गया और प्लस आपके पास 12th होगी। 12th तो होगी ही क्योंकि जब तो आपने डिप्लोमा करा होगा ना, यानी कि मैं इसके जगह पर जेबीटी लिख देता हूं, यानी कि आपने जेबीटी कर ली यानी कि डीएलएड कर ली। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि अब आप एलिजिबल हो गए किसके लिए जी, पीआरटी के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब पीआरटी के एग्जाम के लिए आता क्या है, तो पीआरटी का एग्जाम टोटल जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से एक पोर्शन जिसका नाम होता है जनरल पोर्शन और एक पोर्शन जिसका नाम होता है सब्जेक्ट पोर्शन। ठीक है, एक सब्जेक्ट पोर्शन होता है जिसको सब्जेक्टिव पोर्शन भी बोलते हैं और एक होता है जनरल पोर्शन। अगर मैं बात करूं यहां पर कि जो हमारे पास जनरल पोर्शन है तो जनरल पोर्शन हमारा 100 मार्क्स का होता है और जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है ये भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। और इसमें 100 मार्क्स में बच्चों क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बोल लो और कुछ पेडागोजी का भी पार्ट पढ़ लो, यानी कि साइकोलॉजी और पेडागोजी ऑफ चाइल्ड जो आप लोग पढ़ते हो ये सारा हमारा 100 मार्क्स का पॉइंट होता है। एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं यूट्यूब पे भी, खासकर जो सीटेट की पेडागोजी होती है या सीटेट में जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं बच्चे, चाइल्ड डेवलपमेंट वाली थियरीज पढ़ते हैं, उनको लगता है कि पीआरटी के भी एग्जाम में एज इट इज वही आता होगा। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, जो सीटेट के एग्जाम में पेडागोजी या फिर साइकोलॉजी आती है वो हमारी डीएसएसबी में एज इट इज नहीं आती, कुछ चेंजेस जरूर होते हैं। ठीक है, और ये जो आप जनरल पोर्शन देख रहे हो ना, ये 100 नंबर का है, इसमें हमारे पास क्या आता है, तो 2 लैंग्वेज आती है, एक इंग्लिश और एक हिंदी, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। ठीक है, और एक आपके पास आता है मैथमेटिक्स, एक आता है आपके पास मैथमेटिक्स के बाद जीएस, उसके बाद आता है आपके पास रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, रीजनिंग, और ये सारे हमारे 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ये भी 20 मार्क्स, ये भी 20 मार्क्स, ये भी 20 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स हो गए 5 सब्जेक्ट्स। पहले क्या होता था बच्चों कि जो हमारा जनरल पोर्शन है इसमें आपको 40% मार्क्स लेना कंपलसरी होता था और सेम आपको जो सेकंड पोर्शन है इसमें भी आपको 40% मार्क्स लेना कंपलसरी है। 40% का मतलब हो गया 40 नंबर, यानी कि अगर किसी बच्चे के दोनों में 40 नंबर नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब वो वैलिड नहीं माना जाता था। इसका एग्जांपल याद रखते हैं, मान के चलते कोई कट ऑफ है जो 100 मार्क्स की लग गई, 100 पे कट ऑफ लग गई और आपके जो नंबर है वो 110 है, यानी कि आपके 110 नंबर है, यानी कि आपका सिलेक्शन तो बनता है, लेकिन मान के चलते हैं आपके 100 में से 90 नंबर आ गए जनरल पोर्शन में, समझ गए ना, और 30 नंबर इसमें आ गए, यानी कि ज्यादा तो हो गए ना आपके कट ऑफ से, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि आपके इसमें 30 मार्क्स थे, इसीलिए आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। बट एक खुशी की बात क्या है कि ये पुराना क्राइटेरिया था, पुराना रूल था, अब इन्होंने ये 40% वाली बात जो है वो बिल्कुल हटा दी। अब कोई भी 40% वाली बात नहीं है, अब डायरेक्ट क्या है आपके पास कि आप लोगों के पास 200 नंबर का पेपर है और 200 नंबर को पढ़ के आपको उसको क्वालिफाई करना है, जो भी कट ऑफ आपकी कैटेगरी की लगेगी उसमें आपको आना है, और प्लस आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आपको एनडीएमसी के स्कूल्स में जाना है डीएसएसबी के अंदर, या फिर आपको डीओई के स्कूल्स में जाना है, या फिर आपको एमसीडी के स्कूल में जाना है, और मैं प्रेफरेंस आपको डीओई के स्कूल्स में ही दूंगा। ठीक है, चलो, क्योंकि पहले से ऑब्वियसली सी बात है स्कूल्स जो है वो बेटर हो गए हैं, तो कहने का मतलब है डीओई में आपकी थोड़ी जो सैलरी है वो ऑन टाइम आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये था हमारा पीआरटी के लिए सारी चीजें। फिर से मैं बता
बता रहा हूं, अगर आपकी जेबीटी या डीएलएड कंटिन्यूइंग है यानी कि परसुइंग है, तब आप पीआरटी के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान रखना कि सर हमारा तो रिजल्ट आने ही वाला है, हमारा तो सीटेट होने ही वाला है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो उस टाइम आपके पास सारा का सारा आपको जेबीटी कंप्लीट होनी चाहिए, सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा, मैं आपको कह रहा था कि जो डीएसएसबी है, इन्होंने, इनका जो बोर्ड है ना बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। आप जो बच्चे जिन्होंने पेपर दिया होगा वो मेरी इस बात से बहुत वेरी कर रहे होंगे कि बिल्कुल सर, हमेशा हमने देखा है कि कुछ भी आ जाता है। जैसे मैं पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताता हूं, जैसे आपने पीजीटी इंग्लिश का पेपर कभी सुना होगा, तो कभी कभी लिटरेचर आ जाता है, कभी कभी ग्रामर आ जाती है, कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। तो ये सारी चीजें फिक्स नहीं है, कुछ भी इसके अंदर पूछ लिया जाता है। बट अब ऐसा नहीं है, अब जो है आपके पास, जो हमारे पास पेपर होगा उसमें क्या होगा, आपको सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन करी जाएगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, अभी मैंने डीएसएसबी की वेबसाइट खोली थी, और जब आप इसमें आओगे तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंडिकेटिव सिलेबस। तो इंडिकेटिव सिलेबस में आप पढ़िए, ये सारे के सारा देखो आपका सिलेबस आ गया है। ये भी 1-2 दिन पहले, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, इससे थोड़े देर टाइम पहले ही आया था बच्चों ये। अब जैसे ये लिखा हुआ है कि पीजीटी मैथमेटिक्स का आपके पास पेपर आ गया, तो आप देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा पीजीटी में। जैसे सेट्स पूछा जाएगा, रिलेशन पूछा जाएगा, मैथमेटिकल इंडक्शन पूछा जाएगा, कॉम्बिनेशन परमुटेशन पूछा जाएगा, बाइनॉमियल थ्योरम्स पूछी जाएगी, सीक्वेंस एंड सीरीज पूछी जाएगी, ज्योमेट्री पूछी जाएगी। आप देख रहे हो, ये सारा आप लास्ट तक आओगे ना, आपको ये सारा पता चलेगा। इवन जो टीचिंग हमारे मेथड्स होते हैं, या जितने भी हमारे मैथोलॉजी होती है पढ़ाने की, वो सारी की सारी इसमें पूछी जाएगी। देखो आप, ये सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, क्लियर है। तो कहने का मतलब, इन्होंने इनका अब थोड़ा सा काम आसान कर दिया है। अब सारी की सारी चीजें आपके हाथ में है, आप एक एक करके कोई भी चीज को पढ़ोगे तो आप उसका आंसर आराम से ले पाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो सीखा वो ये था, सबसे पहले तो कि न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स में, मैं बिल्कुल सीधी सी बात बता रहा हूं, 2 चीजें सबसे ज्यादा चेंज करी गई है। सबसे पहले तीनों की जो वैकेंसीज होती थी वो अलग अलग आया करती थी, अब वो एक आएगी, आपकी प्रेफरेंस पूछी जाएगी। और दूसरा 40 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो हटा दिया गया है। और अगर पता हो तो 40 मार्क्स का क्राइटेरिया टीजीटी में बहुत बार हटाया भी जा चुका है, बहुत सारे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनमें 40% का क्राइटेरिया हटाया गया था। तो कहने का मतलब अब ये परमानेंट हट गया है, ठीक है जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।